Hello everyone, this is the second video of the chapter Molecular Basis of Inheritance। इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है और इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू डीएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी हिस्ट्री देखी थी। देन अब हम लोग स्पेसिफिकली डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम लोग ने इससे पहले देखा था वीडियो में, अब हम इसको और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल दैट मीन्स जो मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था, इसको बताया था डीएनए का कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल मॉडल होता है। और ये जो उन्होंने डेटा बताया था कि डीएनए का कि जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, ये मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, इनके जो एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ जो उन्होंने इनका था, इसके एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पे बेस इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रोड्यूस किया। ये सामने डायग्राम है, एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज है डीएनए जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने लिया था। और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनवाने में इसको मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बहुत हेल्प की थी। तो ये वॉटसन और क्रिक हैं। देखिए सामने ये इन्होंने जो डीएनए का मॉडल है डबल स्टैंडर्ड, ये सामने बना हुआ है जो एक्चुअल मॉडल है जिसको प्रपोज किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। तो इनके मॉडल में क्या क्या मेन पॉइंट्स से, क्या मेन इन्होंने डीएनए के बारे में व्यूज़ बताए थे, क्या डीएनए का मेजर्स थे, उनको हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देम और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। जैसे आपको राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है, इसमें चेन, एक चेन का अगर 5 प्राइम एंड ऊपर है तो उसका 3 प्राइम एंड नीचे होगा, और इसके जस्ट जो अपोजिट चेन है वो एंटी पैरेलल होती है, दैट मीन्स उसका 5 प्राइम एंड नीचे होगा तो 3 प्राइम एंड ऊपर होगा। ठीक है, तो ये तो डबल हेलिकल मॉडल है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। जिससे आप राइट साइड में केमिकल स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, इसमें आपको ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। दैट मीन्स ये जो आपको पूरी लाइन दिख रही है शुगर फॉस्फेट की दिख रही है। राइट साइड में भी दूसरी चेन में भी देखिए तो इसमें शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की ये बैकबोन है। और बेसिस जो हैं दोनों तरफ के, इन दोनों चेन्स के, ये प्रोजेक्ट इनसाइड, मतलब इनवर्ड ये यहाँ पे हैं। देखिए इसका ये एडेनिन इधर है और इसका थाइमिन इधर है, मतलब जो बेसिस हैं वो इनवर्ड प्रोजेक्ट होते हैं दोनों तरफ के। ठीक है, तो इन जो बेसिस हैं ये बॉन्डिंग करते हैं, और जो चेन्स होती हैं, जो बैकबोन होती है, वो शुगर फॉस्फेट की होती है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एंटी पैरेलल। जैसा हमने पोलरिटी बताई कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो भी देखिएगा, तो उसमें ये चीज़ें हमने और क्लियर कर दी हैं। वन चेन हैज पोलरिटी 5 to 3 एंड द अदर चेन हैज पोलरिटी 3 to 5 एंड दैट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल। दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो दोनों चेन्स हैं ये एक दूसरे से, जो इनके नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जिनके बारे में हमने पहले बताया था कि एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से होता है और गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से होता है। ठीक है, नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट मीन्स एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से एंड गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से होता है। यहाँ पे डबल है वो मिसप्रिंट है, ट्रिपल बॉन्ड से होगा। ठीक है, नाउ बोथ चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। दोनों ही चेन राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड हैं, क्योंकि जो हम लोग जनरल डीएनए पढ़ रहे हैं वो बीडीएनए है और ये सबसे कॉमन डीएनए है। और ये इसमें जो क्वाइलिंग होती है वो राइट हैंडेड होती है। द पिच इज ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर जो पिच होगा। पिच का मतलब है कि यहाँ पे हम देखिए तो यहाँ पे आपको आपको ये माइनर ग्रूव दिख रहा है और ये मेजर ग्रूव दिख रहा है, देन फिर माइनर ग्रूव है ये, देन फिर मेजर ग्रूव है। तो दो माइनर ग्रूव या दो मेजर ग्रूव के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ से लेकर के इस माइनर से लेके इस माइनर तक, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, जैसे यहाँ आप ऊपर देख रहे हो, इसको इसको इरेज करके फिर से आपको दिखाते हैं। ये जो आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ
इस माइनर ग्रुप से लेकर के इस माइनर ग्रुप तक के जो बीच का डिस्टेंस है एक 1 टर्न है, इसको 1 पिच बोलते हैं। और इसमें 3.4 नैनोमीटर इसका जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। मतलब डीएनए ऐसे राइट साइड में घुमा, फिर वापस घूम करके फिर जब राइट साइड में आएगा तो इसके बीच का जो पूरा डिस्टेंस होता है वो आपका ये जो है एक टर्न या एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट पिच होता है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे दो मेजर ग्रुप है, दो माइनर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, या अगर 34 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। और एक पिच में, एक कंप्लीट टर्न में ऑलमोस्ट 10 बेस पेयर होते हैं। यहाँ पे 10.5 दिया है, तो ऑलमोस्ट मतलब इस तरह के बेस पेयर होते हैं। तो दो बेस पेयर का, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर हम पूरे कंप्लीट जो टर्न है 3.4 नैनोमीटर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स जो एडजेसेंट बेसेस होते हैं, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बेसेस हैं, या कहें कि दो जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो 0.34 नैनोमीटर होता है। इस तरीके से अगर हम मान लो कि यहाँ से यहाँ तक किसी एक डीएनए में अगर 100 बेस पेयर्स हैं और सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0.3 नैनोमीटर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये पूरा जो डीएनए है वो 34 नैनोमीटर की लेंथ का। इस तरीके से नंबर ऑफ बेस पेयर और उनके एडजेसेंट बेस पेयर्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करके हम डीएनए की लेंथ पता कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ने अभी ये जाना कि जो डीएनए होता है एक सेल में, अगर एक सिंगल सेल में जो डीएनए होता है वो कंप्लीट डीएनए 2.2 मीटर का होता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंगली है कि 2.2 मीटर का डीएनए एक सेल के न्यूक्लियस में कन्फाइंड रहता है। तो दैट मीन्स ये बात आपको लोग को क्लियर हो गई होगी। तो इनका ये जो पॉइंट्स है, इनका कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब हम लोग ने यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया। ये एक्चुअल डीएनए का मॉडल है वाटसन क्रिक का, जो अभी भी लंदन में साइंस म्यूजियम में रखा हुआ है। जो ये मॉडल है जो ये वाटसन क्रिक ने ये बनाया था। ठीक है, नाउ अब फ्रांसिस क्रिक के बारे में कुछ और बात करते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये टर्म सेंट्रल डॉगमा यूज़ किया था, और इसलिए यूज़ किया था, इसमें वो बताना चाहते थे कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डीएनए में होती है ये डिकोड होती है आरएनए में, और आरएनए डिकोड होता है प्रोटीन में। दैट मीन्स डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम देखो ये सामने एक फिगर है, इसमें देखो डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है, ये जो एरोस बता रहा है डीएनए से अगर हम डीएनए बन रहा है तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। मतलब डीएनए यहाँ पे कॉपी हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन है प्रोसेस। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, डीएनए की स्क्रिप्ट का आरएनए की स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहाँ पे चेंज बताया भी गया है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब स्क्रिप्ट जो है वो डीएनए की स्क्रिप्ट आरएनए में चेंज हो गई। एक्चुअली ये तब होता है जब डीएनए में प्रेजेंट कोई जीन को प्रोटीन बनाना होता है, तो सबसे पहले वो जीन जो होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को आरएनए, अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आरएनए फॉर्म होता है, और आरएनए उस जीन की इन्फॉर्मेशन को लेकर के राइबोसोम के पास पहुंचता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो दैट इज़ रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का, आरएनए मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन, तो दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कहलाता है ट्रांसलेशन। इसी फिनोमिना को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा होगा कि कुछ वायरसेस जो होते हैं वो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करते। मतलब जो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा टर्म लिया था उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा डीएनए जो होता है वो एमआरएनए को फॉर्म करता है और दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, बट जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आरएनए वायरसेस होते हैं या रेट्रो वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो कभी किसी सेल को जब इन्फेक्ट करते हैं तो उनका आरएनए सबसे पहले डीएनए बनाएगा, देन डीएनए से फिर आरएनए वो बनाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो जब उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना तो ट्रांसक्रिप्शन है,
बट आरएनए से डीएनए बनना दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बहुत ही आसान है नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड द एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दैट मीन्स ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग डीएनए के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि डीएनए क्यों एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डीएनए इज इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। हम लोग को पता है कि जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं या जो संतानें होती हैं उनको हमेशा जेनेटिक मटेरियल उनके पेरेंट्स से ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसका फॉर्मेशन होता है दो गैमेट्स के फ्यूजन से, एंड द गैमेट इज द मेल एंड द फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट होगा वो फादर से आएगा एंड द फीमेल गैमेट इज कम्स फ्रॉम मदर। सो दैट्स वाई the offspring which is having the 46 chromosomes, out of these 46 chromosomes 23 comes from the father and the 23 comes from the mother, ठीक है। that means कि जो भी 46 क्रोमोसोम होते हैं जो ऑफस्प्रिंग में, उसमें से 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम आप लोग अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगी उन सब में 46 क्रोमोसोम होंगे, और सभी 46 क्रोमोसोम में 23 फादर से मिलते हैं, 23 मदर से मिलते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में तो एक बार जाइगोट में आ गए तो उसके बाद तो आपकी कॉपी होना है, बट कॉपी उन्हीं क्रोमोसोम्स की होनी जो क्रोमोसोम आपको अपने पेरेंट्स से मिले। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो हमें जीन्स मिले हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, वो जीन्स एक्चुअली डीएनए से मिले हैं, और डीएनए मिला है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम आए हैं हमारे पेरेंट्स से। तो दैट मीन्स कि जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है, या ये कहें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। दूसरी बात कहें, इट कंट्रोल्स ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ऑब्वियसली देखो, ये कहना बिल्कुल सही है कि डीएनए कंट्रोल करता है सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। कैसे? देखो, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो गवर्न होती हैं एंजाइम से, और एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। और अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा फॉर्म होते हैं डीएनए से, और डीएनए जो होता है वो उन एंजाइम्स को कोड करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन वही प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स जिन एंजाइम से सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही, वो एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? वो है डीएनए। दैट मीन्स उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो देगा वो डीएनए देगा। तो इसलिए कहते हैं कि डीएनए कंट्रोल्स ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। नाउ इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है बाय इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन फ्लो। ऑब्वियसली देखो, हमारी बॉडी जब एक जाइगोट होता है और जाइगोट क्लीवेज करता है, देन उसके बाद जाइगोट से फिर फर्दर जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, देन एम्ब्रियो आगे फीटस फॉर्म करता है, फीटस आगे बेबी फॉर्म करता है, देन बेबी से एडल्ट होते हैं, ग्रोथ होती है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा हमारी बॉडी में डेवलपमेंट चल रहा है ये उन्हीं एंजाइम्स और उन्हीं इन्फॉर्मेशन की वजह से जो डीएनए ने हमको दी है। तो दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है, वो उसी के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है डीएनए और प्रोटीन्स के बीच में, उन्हीं पे डिपेंड करता है। नाउ द फोर्थ वन इज डीएनए परफॉर्म द ऑटोलिटिक फंक्शन। ऑटोलिटिक का मतलब है कि डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है, तो वो ऑटोलिटिक है। दैट मीन्स वो रिप्लिकेशन कर सकता है। और हेट्रोलिटिक भी इसलिए है क्योंकि डीएनए जो है वो ट्रांसलेशन से प्रोटीन भी बना सकता है। दैट मीन्स डीएनए बना सकता है, दैट इज ऑटोलिटिक फंक्शन, एंड डीएनए इज हैविंग द इंफॉर्मेशन टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम एक्सेट्रा। तो इन सब का फॉर्मेशन भी डीएनए करता है। तो डीएनए का जो फंक्शन होता है वो हेट्रोलिटिक भी होता है। ये बात हमको समझ में आ गई होगी। फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, अब जो डीएनए से प्रोटीन बनने की जर्नी है वो क्या है? देखो लिखा द बेसिस ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्ट एज अ कोड। जो डीएनए पे दो आपको स्ट्रैंड दिखते हैं इस तरीके से, उनमें से जो एक डीएनए स्ट्रैंड है उस पर जो सीक्वेंस है दैट इज द जीन, वो जीन है। तो डीएनए में वही जीन जो होता है उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है और बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए जो होता है फाइनली राइबोसोम के पास पहुंचता है और वहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होता है और बनाता है प्रोटीन। ठीक है, आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा। अभी जब डिटेल में हम लोग प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन
और ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से डीएनए पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। हमने ये देखा था कि डीएनए में जो होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि एमआरएनए में थायमिन के प्लेस पे यूरेसिल आ जाता है। तो देखिए अगर डीएनए का सीक्वेंस है वो टी टी सी सी टी जी ए, तो इसमें थायमिन लगा हुआ है। बस अगर वही एमआरएनए का सीक्वेंस होगा तो थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। तो यू यू सी यू जी ए सी जी यू ए, क्योंकि जहाँ पे थायमिन है डीएनए पे वहीं पे उसमें यूरेसिल आ जाएगा। अब जो भी सीक्वेंस होता है एमआरएनए पे उसमें 3 के कोडॉन बनते हैं। जैसे यहाँ पे पहला कोडॉन फेनलानिन एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, दूसरा ल्यूसिन को कर रहा है, तीसरा एस्परजिन को कर रहा है, चौथा प्रोलिन को कर रहा है, पांचवा ल्यूसिन को कर रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, ये हैं एमिनो एसिड्स। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं, एमिनो एसिड्स आर द एमिनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, या ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बट कौन सा एमिनो एसिड अपन किस पोजीशन पे अटैच होगा, इसका इन्फॉर्मेशन जो होता है वो होता है एमआरएनए पे, और एमआरएनए को इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, डीएनए से। दैट मीन्स कौन सा एमिनो एसिड किस लोकेशन पे अटैच होगा और उसके उस लोकेशन पे अटैच होने से कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एमआरएनए को मिलती है, और एमआरएनए को मिलती है डीएनए से, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन होती किस पे, डीएनए पे। दैट मीन्स डीएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ये एमिनो एसिड वहीं साइटोप्लाज्म में होते हैं, और अकॉर्डिंग टू जब ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोम पे ये एक एक करके अटैच होते चले जाते हैं, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उसके बारे में हम लोग फर्दर कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और बात कर लेते हैं। द टाइप्स ऑफ डीएनए। जनरली डीएनए हम लोग ने बी डीएनए पढ़ते हैं, बट जो डीएनए के टाइप होते हैं वो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए होते हैं। इसमें से मेनली जो अगर पूछा जाएगा तो ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है और जेड डीएनए, ये 3 मेन होते हैं। वैसे हम पढ़ सभी लेंगे। देखो एग्जैक्टली डीएनए को जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो उसके जो टर्न हैं, जो भी जैसे यहाँ पे आपको दो माइनर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस या 2 मेजर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस होता है, जो टर्न होता है, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ डीएनए। दूसरा जो डीएनए की कॉइलिंग है, जैसे ये डीएनए आपको राइट हैंड कॉइलिंग दिखेगा, कोई डीएनए आपको ये लेफ्ट हैंड कॉइलिंग इस तरीके से दिखेगा। मतलब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ डीएनए को एक स्ट्रैंड को एक से दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको राइट हैंडेड कॉइलिंग, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, इस तरीके से आपको कॉइलिंग दिखेगी। उसके उस पर डिफ्रेंशिएशन होता है। प्लस जो ये आपका स्ट्रैंड्स हैं वो एग्जैक्टली किस तरीके से लोकेट हैं, कोई वो मतलब जिगजैग मोशन, मतलब जिगजैग तो नहीं बना रहे डिज़ाइन, इस पर डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं। ए डीएनए जो है इसमें एक कंप्लीट टर्न में 11 बेस पेयर्स होते हैं, और ये सेंट्रल एक्सिस जो कि मतलब एग्जैक्टली कोई एक्सिस नहीं है, बस इनविजिबल है, उसमें उसके चारों तरफ ये राइट हैंडेड मैनर में होता है। मतलब 11 बेस पेयर्स और राइट हैंडेड मैनर में अगर कॉलिंग है तो वो होगा ए डीएनए। ठीक है। नाउ अगर एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स दिख रहे हैं और वो ट्विस्टेड है, टर्न है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड राइट हैंडेड मैनर में, मतलब 10 बेस पेयर और राइट हैंडेड, तो ये होता है बी डीएनए, जिसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं। सी डीएनए क्या है, जिसमें जो एक कंप्लीट टर्न जो होता है, कंप्लीट टर्न मतलब 2 मेजर ग्रुप या 2 माइनर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो एक पिच होता है, एक टर्न होता है। इसमें अगर 9 बेस पेयर प्रेजेंट है कंप्लीट टर्न में और अगर राइट हैंडेड मैनर में वो क्वाड है तो वो होता है सी डीएनए। अगर कंप्लीट एक टर्न में एक पिच में 8 बेस पेयर्स हैं और वो राइट हैंडेड मैनर में तो वो होता है डी डीएनए। जेड डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट टर्न में 12 बेस पेयर्स होते हैं और ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में और जिगजैग फैशन में होता है। मतलब एक तो लेफ्ट हैंडेड मैनर है और दूसरा जिगजैग है, तो जिगजैग की वजह से इसका जो टर्म है वो जेड डीएनए है। ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो जेड डीएनए से जिगजैग याद कर लीजिएगा कि जेड डीएनए में जो होता है ये आपको यहाँ पे जेड फॉर्म दिख रही होगी, ये इस तरफ का, ये आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से जिगजैग थोड़ा सा आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये इसका स्ट्रैंड देखिए। बाकी देखिए बिल्कुल आपको वो स्मूथ दिख रहे हैं, बट ये जिगजैग दिख रहा है। अगर ऊपर से भी यहाँ पे अगर ध्यान दें तो भी आपको यहाँ पे जिगजैग पोर्शन आपको फॉर्म दिखेगा। ये ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, ये जेड फॉर्म है। तो मेनली इस पर ध्यान रखना है कितने बेस पेयर हैं और किधर टर्न है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं
जैसे बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए, इसको हम फिर से देख लेते हैं। इसका हेलिकल कैसा होगा? बी का राइट हैंडेड होगा, ए का भी राइट हैंडेड होगा, जबकि जेड डीएनए का लेफ्ट हैंडेड होगा। मेजर ग्रूव जो होगा बी में प्रेजेंट होगा, ए में प्रेजेंट होगा, बट जिगजैग मोशन, जिगजैग डिज़ाइन होने के कारण जेड डीएनए में एब्सेंट होगा, दिखेगा नहीं वो, क्लियर। और बेस पेयर जो होंगे बी में ऑलमोस्ट 10 या 10.5 बोल सकते हैं, ए में डीएनए में 11 होते हैं, और जो अभी जेड में के बारे में लोग पढ़ा था उसमें 12 होते हैं बेस पेयर्स। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन जो होता है ये इसमें एंटी होता है, इसमें एंटी होता है, और इसमें एंटी होता है pyrimidine के लिए, और सिन होता है, सेम होता है प्यूरिन्स के लिए, ठीक। हेलिक्स राइज जो होता है ये इसमें अगर हम एक पूरा देखें कंप्लीट एंडरसन बेस पेयर्स के बीच में, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 2.6 एंगस्ट्रॉम है, और ये 3.7 एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है, जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस होता है। और बेस टिल्ट, जो बेस टिल्ट होते हैं, टिल्टेड जो डिग्री होती है इसमें 6 डिग्री होती है, ये 20 डिग्री पे टिल्टेड होता है, और ये 7 डिग्री पे टिल्टेड होता है। तो आपको ये दिख गया होगा कि जो बेसेस होते हैं वो कितने डिग्री पे टिल्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एग्जैक्टली आपको इस लेवल पे इतना पूछा नहीं जाएगा। मेन आपको हेलिकल सेल्स और नंबर ऑफ बेस पेयर्स पे मेन ध्यान देना है, ठीक, कितने बेस पेयर्स होते हैं बाकी। और अगर आप देख सकते हैं तो डिस्टेंस देख लीजिएगा, और दैट इज़ ये बी फॉर्म, ए फॉर्म और जेड फॉर्म डीएनए है। तो इसको हम अभी यहीं पे ही यहाँ तक इसको देखते हैं, क्योंकि डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख चुके हैं। और इसका अगर डीएनए का स्ट्रक्चर का डिटेल देखना है तो आप इसका पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर का डिटेल प्रेजेंट है। और तो तब तक ले इतना ही। इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, सारे वीडियोस को देखिए, जिससे आप अपना कंप्लीट जो है बायोलॉजी प्रिपेयर कर पाएँ और उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।